नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 27 लेके आ गया हूँ और पार्ट 27 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी बड़ा बंगाल से उद्गमित होती है? तो कौन सी नदी ऐसी है हिमाचल की जो बड़ा बंगाल से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है रावी। रावी जो नदी है ये बड़ा बंगाल से निकलती है। अगर मैं बात करता हूँ रावी नदी की, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषिणी। क्या नाम है? पुरुषिणी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बादल नदी किसकी सहायक नदी है? तो एक नदी है बादल, और तो बादल किसकी सहायक नदी है? तो बादल जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है। देखिए बादल एक ग्लेशियर भी है। क्वेश्चन आता है कि बादल ग्लेशियर जो है किस नदी को पानी देता है? तो एक बादल जो ग्लेशियर है ये रावी नदी को जो है पानी प्रोवाइड करवाता है। रावी नदी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये चंबा शहर के पास स्थित है। और अगर बात करते हैं रावी नदी पे, 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब कि 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। चमेरा 1 जल विद्युत परियोजना, चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना, चमेरा 3 जल विद्युत परियोजना। तो ये तीनों ही आपने याद रखने हैं क्योंकि इनको मेगावाट में पूछा जाता है। चमेरा 1 जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट की है, चमेरा 2 जो है वो 300 मेगावाट की है, और चमेरा 3 जल विद्युत परियोजना जो है ये 231 मेगावाट की है। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? गिरि जल विद्युत परियोजना। देखिए दोस्तों, हम डिटेल से जो है आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्योंकि अब टेट जो है नज़दीक आ चुका है। अब टेट की जो डेट है वो अब आ चुकी है। हाँ, मेडिकल और आर्ट्स के जो टेट है उनके लिए अभी समय बचा है। तो उसके लिए अगर आपको नोट्स लेने हो तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। साइकोलॉजी के नोट्स 50 रुपीज़ के हैं, तभी मैसेज करें अगर आपको लेने होंगे। इसके साथ जीके के आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम चीफ सेक्रेटरी है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी जो है, इनका नाम है के एल मेहता। के एल मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। अगर बात करते हैं ऑप्शन में कुछ अन्य नामों की, ऑप्शन में एन सी मेहता दिया है, तो एन सी मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। ऑप्शन में ई पी मोन दिया है, तो ई पी मोन हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर थे। तो ये दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं। अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम है एम एस रामचंद्रा राव। बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल जो है इनका नाम है एस चक्रवर्ती, और पहली महिला राज्यपाल हिमाचल की है शीला कौल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं अब ला रहा हूँ। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अब क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो अगर मैं राज्य पशु की बात करता हूँ तो हिम तेंदुआ जो है ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। और अगर बात करते हैं स्टेट बर्ड की, तो स्टेट बर्ड जो हिमाचल प्रदेश का है इसका नाम है जुजूराना। देखो, स्नो लेपर्ड तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, लेकिन अगर स्टेट बर्ड पूछा जाएगा तो जुजुराना है। स्टेट फ्लावर बहुत बार पूछा गया है, तो स्टेट फ्लावर है गुलाबी बुरास। और राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? वो है देवदार। कौन सा है? देवदार। और अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस नहीं किया होगा, 2-3-5 पार्ट हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर है जो, तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था वो था 82.80%। अब 82.80% तो पूरे हिमाचल प्रदेश का था। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा हिमाचल में किस जिले का था? तो सबसे ज़्यादा जो था ये हमीरपुर का था, और हमीरपुर का जो लिटरेसी रेट था वो 88.20 था। तो साक्षरता दर में जो हमीरपुर का 2011 के अनुसार जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार 88.20% उसका साक्षरता दर था। सबसे कम की बात की जाएगी तो सबसे कम चंबा का था, चंबा का 72.20 था। तो ये दोनों ही बातें आपने याद रखनी है, चंबा का सबसे कम था और सबसे ज़्यादा जो था ये हमीरपुर का था। और टोटल हिमाचल का जो था वो 82.80% था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बार बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और लोकसभा की जो है हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। देखिए, कौन कहाँ से जीता है ये तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि चुनाव जो है, हमें लगता है कि क्वेश्चन पेपर उतने तक बन गया था जब तक ये चुनाव हुए थे। देखिए, फिर भी मैं आपको, मेरा फर्ज है आपको बताना। 4 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की है। 4 लोकसभा की जो सीटें हैं इनके नाम बताऊंगा, मंडी, शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर। मंडी से जो जीती थी इनका नाम था कंगना रनौत, बहुत ही चर्चित ये नाम है कंगना रनौत का। शिमला से जीते थे सुरेश कश्यप जी।
कांगड़ा से जीते थे राजीव भारद्वाज जी, और हमीरपुर से 5वीं बार लगातार जो जीते थे, ये जीते थे अनुराग ठाकुर जी। तो ये नाम आपने याद रखने हैं कि कौन कहाँ से जीता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महाभारत के अनुसार कटोच राजवंश की स्थापना 1400 ईसा पूर्व में किसने की थी। अब महाभारत के अनुसार जो है वो कटोच राजवंश की जो स्थापना है वो सुशर्मा चंद्र के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें कौरवों का साथ दिया था सुशर्मा चंद्र ने। अब महाभारत के अनुसार कटोच राजवंश की स्थापना तो इन्होंने की थी, और कब की थी, 1400 ईसा पूर्व में की थी। लेकिन ऑप्शन में आपको सांबर नजर आ रहा है। अगर मैं सांबर की बात कर रहा हूँ तो सांबर का जो नाम है, ऋग्वेद के अनुसार जो है सांबर एक 10वीं राजा हुआ करते थे, और इनका जो है आर्यों के राजा दिवोदास के साथ जो है 40 वर्षों तक युद्ध चला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि 10वीं राजा सांबर और आर्यों के राजा दिवोदास के बीच जो है कितने वर्षों तक युद्ध चला था। तो ये चला था 40 वर्षों तक। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, चाहे वो कोई सा भी टैटो। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले। अगर आपने पार्ट 1 से सीरियसली देखा है, और मैं आपको बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। मेरा ग्रुप है, उसमें मैं बहुत सारी आपको चीज़ें डालता हूँ, और इंपॉर्टेंट चीज़ें डालता हूँ भाई आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आपने जुड़ना है, उसके लिए मैंने आपको नंबर पहले ही दे रखा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक जो झील है, इसका नाम है रेणुका झील। रेणुका झील जो है ये सिरमौर में पड़ती है, ये सभी को पता है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। सिरमौर की बात करते हैं तो सिरमौर में महिमा पुस्तकालय बहुत बार पूछा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है। इस महिमा पुस्तकालय को जो है वो राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर में, कल ही मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि सिरमौर में एक पजौता आंदोलन भी हुआ था, और पजौता आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये भी सिरमौर जिले में होता है। सिरमौर जिले से किंकरी देवी जी का भी संबंध था, जो कि जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज़ भी उठाई थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन सिरमौर जिले से बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रसिद्ध मोहन पार्क अवस्थित है, तो मोहन पार्क इज लोकेटेड एट। तो मोहन पार्क की जब हम बात करते हैं तो ये सोलन में है, तो इसका जो राइट आंसर आना था इनमें से कोई नहीं। मोहन पार्क जो है वो जो है सोलन में है। इसके अलावा सोलन में और क्या क्या है, सोलन में भैया शूलिनी मेला होता है, और जून के महीने में ये शूलिनी मेला मनाया जाता है। जो सोलन से है वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर हम सोलन से और हम मेले का आनंद ले रहे हैं। सोलन में शूलिनी मेला होता है। सोलन में शूलिनी माता जी का मंदिर भी है, और शूलिनी यूनिवर्सिटी भी सोलन में ही स्थित है। सोलन में एशिया ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान, जिसका नाम चायल क्रिकेट ग्राउंड भी है, और जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट ग्राउंड है। सोलन में जो है सोलन को खुम्ब घाटी के नाम से भी जाना, खुम्ब नगरी सॉरी, सोलन को खुम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता है, या मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। सोलन को 1961-62 में पहला इंडस्ट्रियल स्टेट भी घोषित किया गया था। सोलन में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे कि शिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मझधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है, ये भी सोलन जिले में ही स्थित है। चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको याद आ जाएगा, चायल से याद, तो चायल कहाँ पे, सोलन में स्थित है। इसके अलावा दाड़ला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे दोस्तों, ये भी सोलन में स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश की, उसका नाम है किब्बर, और ये कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति में। कुछ एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया था, गोविंद सागर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ गोविंद सागर की, तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, ये भी आपने याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो मैं आपको पार्ट करा रहा हूँ, हर एक पार्ट कीमती है, और हर एक पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, और अगर महादेव की कृपा रहती है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का प्रवास किया था। तो 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र का प्रवास किया था। तो उस समय जो है बिलासपुर के जो राजा थे, इनका नाम था भीमचंद। तो भीमचंद जो है उस समय बिलासपुर के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह ने बिलासपुर का प्रवास किया था। अगर मैं बात करता हूँ गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के, तो इनके बीच एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं भंगाणी का युद्ध। भंगाणी का युद्ध कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 1686 में भंगाणी का युद्ध हुआ था, और जिसमें राजा भीमचंद की हार हुई थी। इसके बाद इनके बीच जो है शांति संधि भी हुई थी, और 1712 में राजा भीमचंद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1712 में। अब अगला क्वेश्चन, और अब हिमाचल जीके से बाहर अब इंडिया जीके में आ जाते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए
क्वेश्चन जहाँ से तड़ोड़ मड़ोड़ के पूछ ले, मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ से अब बताने वाला हूँ। लोधी वंश का जो संस्थापक था, इनका नाम था बहलोद लोधी। बहलोद लोधी जो है, बहलोद लोधी जो है, ये लोधी वंश के संस्थापक थे और बहुत ही सिंपल टाइप के ये राजा थे। ये जो है अपने सिंहासन पे बैठकर भी अपने सिंहासन पे नहीं बैठते थे, ये कहीं और बैठते थे। तो बहलोद लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक थे। अगर मैं लोधी वंश की बात करता हूँ, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, ये भी आपने याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। और इसके बाद जो है भारत में मुगल वंश आए थे। और मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई थी कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और भारत में मुगलों की नींव रखी थी। कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? 1526 ईस्वी में। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार मैं भी आपके बीच बोल चुका हूँ। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अगर बात करते हैं सिकंदर लोधी की, सिकंदर लोधी जो है ये इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। और बहलोद लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा लिखा गया था। लेकिन हुमायूं की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है इनका जो शासनकाल है वो थोड़ा ठीक नहीं रहा था, क्योंकि बाबर आए थे, बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। और जब बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आया था। और हुमायूं जब आया था तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा था, क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी ने इन पे जो है 2 युद्ध इनके शेरशाह सूरी के साथ हुए थे। एक हुआ था चौसा का युद्ध और एक हुआ था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में हुआ। और दोनों के युद्ध में जो है वो बाबर की हार हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ शेरशाह सूरी की, शेरशाह सूरी वही है जिन्होंने जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी। और और अगर मैं बात करता हूँ अकबर, इसके बाद अकबर भी आए थे। अकबर जो है ये इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था 1556 में और हेमू को हराया था। देखिए, अब मैं कुछ आत्मकथाओं की बात करता हूँ, जैसे कि हुमायूं नामा किसकी थी? गुलबदन बेगम की थी। अब अकबर की भी कोई आत्मकथा थी, तो अकबर की जो आत्मकथा थी इसका क्या नाम था? तो इनका था अकबरनामा। जहांगीर की थी, जहांगीर का था तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी किसकी थी? जहांगीर की। बाबर की थी तुजुक ए बाबरी। और जो कि बाबरनामा जो इन और जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता था, तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता था, जो कि बाबर ने खुद लिखी थी। जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी थी। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ये आप याद रखेंगे। तो ये थी कुछ आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे अधिक पेशवा थे, सबसे अधिक शक्तिशाली जो पेशवा थे इनका क्या नाम था? तो बाजीराव एक जो है ये सबसे अधिक शक्तिशाली पेशवा थे। अगर मैं पेशवाओं की बात करता हूँ तो एक थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच एक संगोला की संधि हुई थी। और संगोला की जो संधि है ये आपने 1750 में हुई थी। पेशवा बालाजी बाजीराव और एक थे इनका नाम था राजा राम दो। जितना मेरे को याद है संगोला की संधि हुई थी 1750। देखिए दोस्तों, जितनी चीज़ें मुझे याद है उतनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्म की बात कर रहे हैं तो सिख धर्म के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। सिख धर्म की जिन्होंने स्थापना की इनका नाम है, जो प्रवर्तक है सिख धर्म के, इनका नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। जैसे जिसको ये वीडियो अच्छी लग रही है वो सभी बताएंगे। देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव है और सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है इसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब ऑप्शन में जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है गुरुमुखी भी दिया है। गुरुमुखी एक लिपि है और गुरुमुखी लिपि के जो जनक है वो गुरु अंगद देव है। कौन है? गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक है। क्वेश्चन आ सकता है, अमृतसर शहर। अमृतसर शहर जहाँ पे भारत का स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अमृतसर शहर जो है इसकी स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई। और गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी अपना अमृतसर में स्थित है। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात करते हैं, इसका जो संकलन किया था ये गुरु अर्जन देव के द्वारा किया गया था। और गुरु ग्रंथ साहिब की जो स्क्रिप्ट है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई थी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन में भगवत गीता दिया है। भगवत गीता में जो है वो ये हिंदुओं की जो है पवित्र पुस्तक है। और अगर मैं बात करता हूँ गुरु ग्रंथ साहिब की, यहाँ पे 1030 पेजेस बताए गए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम भक्ति आंदोलन चलाया था। प्रथम भक्ति आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये रामानुजाचार्य के द्वारा जो है प्रथम भक्ति आंदोलन चलाया गया था। देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा गया था। एक था भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट जो है दो भागों में बांटा गया था। एक था निर्गुण, क्या था, निर्गुण भक्ति संत, और दूसरा था सरगुण भक्ति संघ। तो सगुण भक्ति संघ और संत और निर्गुण भक्ति संत, ये दो भागों में बंट गया था भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन। देखिए भक्ति आंदोलन में जैसे कि निर्गुण भक्ति संत में आते थे, जैसे कबीर हो गया, रविदास हो गया, और जो सरगुण भक्ति संत थे इसमें शंकराचार्य आते थे, तुलसीदास आते थे, सूरदास आते थे, रामानुजाचार्य खुद आते थे। तो ये सगुण भक्ति संत में आते थे। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन, और अब आगे चलते हैं। और अभी 22 तारीख को आपका टेट है। अब अगर मैराथन लानी है, आप चाह रहे हो कि सर मैराथन जो है आपको आवश्यकता है मैराथन लाने की, तो मैं मैराथन लाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मैराथन भी बहुत जल्द ला रहा हूँ आपके बीच। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट फिर से करना है जिसका नाम होगा MAR। आपने क्या रखना है, MAR या MART, मैराथन ही कर देना है। क्या करना है कि मैराथन, ये आपने कमेंट करना है। अगर मैराथन लानी है, 1 घंटे की बड़ी वीडियो जीके की लानी है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। साइकोलॉजी की भी मैराथन लानी है तो ज़रूर बताएं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो कल ही मैंने ये क्वेश्चन बताया, और देखिए आज ये क्वेश्चन के रूप में आपके बीच आ गया है। कल मैंने कुछ और बोला था और वही क्वेश्चन आज बन के आपके बीच आ गया। तो देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपका, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत जो है संपत्ति के जो मौलिक अधिकार को है, इसको हटाकर जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है कानूनी अधिकार में डाला गया था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। कल तो था कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो वो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन आज जो है ये 44वां संविधान संशोधन कल ही बताया है, कब हुआ था, 1978 में हुआ था। देखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है पहले मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों 7 होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6 रह गई है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, और अब जो है इसको 300 के 1 में डाला गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको 300 के 1 में डाला गया है, जो कि भाग 12 में इसका जिक्र किया गया है, संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के 1 में। और मौलिक अधिकारों से इसको हटाकर जो है अब किस में डाला गया है, लीगल राइट इसको बना दिया गया है। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या बची है वो मात्र और मात्र कितनी बची है, 6 बची। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब हट गया है और इसको लीगल राइट बना दिया है। या आपने फंडामेंटल राइट्स हट गया है, या आपने याद रखना है। संशोधन कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। निम्न में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य है? जरूर ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में आएंगे, और आने वाला जो मेरा मिशन एलाइड होगा, टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के लिए जो जीके रहेगा वो अब लेवल का ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अब इतना आसान आने वाला नहीं है, और मैं अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लाऊंगा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अब लेवल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि टेट तक के लेवल का मैं अब तक ला चुका हूँ, और टेट के ऊपर का जो लेवल है अब मैं इसके बाद वो आपके बीच लाने वाला हूँ। बहुत डिटेल्ड वो स्टडी होगी। निम्न में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य है? मतलब कि राष्ट्रपति के बारे में गलत बताया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कल ही बताया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वह संसद के सदस्यों से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। जो संसद के सदस्य होते हैं, जो गठित निर्वाचक मंडल के द्वारा जो होता है उसके द्वारा चुना गया, बिल्कुल सही है। उसे महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। देखो उपराष्ट्रपति जो है उस पर जो है वो महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है उस पर तो आर्टिकल 61 के तहत जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, और संसद उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। वो भी बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत होनी चाहिए तभी हटा सकती है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होती है उस पर कोई भी महाभियोग का प्रावधान नहीं बताया गया है। तो इसका राइट आंसर यही आना है, उसे महाभियोग द्वारा अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनी बिल के बारे में है, और इम्पॉर्टेंट है, मनी बिल के बारे में बार बार ये आता रहता है। धन विधेयक के पारित होने को राज्यसभा अधिकतम कब तक विलंब कर सकती है? देखिए ज़्यादा विलंब कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा। मनी बिल से रिलेटेड 2 सप्ताह या 14 दिन जो है वो लगा सकती है। तो इससे ज़्यादा जो है मनी बिल जो है राज्यसभा जो है इसके लिए विलंब नहीं कर सकती। मनी बिल की जो चर्चा है वो किसके लिए की गई, तो आर्टिकल 110
में जो है मनी बिल की चर्चा की गई है। ये भी आपने याद रखना है। मनी बिल की जो चर्चा है ये आर्टिकल 110 में की गई है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, बिल्कुल आप राइट डाउन करो, नोट डाउन करें, अपनी कॉपी पेन जरूर निकालें। आर्टिकल 17 की मैं अगर बात करता हूँ तो आर्टिकल 17 जो है ये छुआछूत से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? छुआछूत। याद रखना है अनुच्छेद 17 किससे? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपने याद रखना है किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है आर्टिकल 17। अब अगला आर्टिकल है 21 का ए। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। 21 का जो ए है इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद जो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में जो कारखानों में जो बालक कार्य कर रहे हैं 24 वर्ष से जो कम के बालक हैं उनके उनके कार्य पे 14 वर्ष से कम के बालक जो अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्य पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 31 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, याद रखना है क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है, ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में। और याद रखना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ये भी आपने याद रखना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अब 36 से 51, 36 से जो 51 आते हैं वो आते हैं DPSP। याद रखना क्या आते हैं भैया? DPSP 36 से 51 आते हैं। 12 से 35 क्या आते हैं? 12 से 35 आते हैं आर्टिकल 12 से 35 आते हैं मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। 51A में क्या है? बहुत बार पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने टाइप की ड्यूटीज है? 11 टाइप की। ये भी आपने याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज है 51 के ए में। क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति से रिलेटेड है आर्टिकल 52 से 61। 52 से 61 राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। चाहे उसमें राष्ट्रपति की शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 में बोली गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। तो मेरी जो उम्मीद है, अब जितने मैंने अभी बोले हैं इसके बाद में अगले पार्ट में भी अब आर्टिकल आपको कराऊंगा। और अगर मैराथन लानी है तो मैराथन के लिए आपके पास एक कमेंट बॉक्स में आप ये मैसेज छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं। संसद की बात भी कर लेते हैं। संसद की बात आर्टिकल 79, राज्यसभा की बात 80, लोकसभा की बात 81। तो आपने तीनों ही ये भी याद रखने हैं, ये तीनों ही आर्टिकल जो आपको काम आने वाले हैं। और जो राष्ट्रपति होता है, कल ही मैंने बताया था कि राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक जॉइंट सेशन बुलाता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत जो है बजट जो है पारित किया जाता है आर्टिकल 112 के तहत। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 315 में यूपीएससी की बात की गई है। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 में 148 टू 151 कैग की बात की गई है। तो सारे ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद। भगवान महादेव आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। जय हिंद, जय हिमाचल।